नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम न्यूक्लियस से कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने सीलिया, फ्लैजिला और क्रोमोसोम उनके बारे में साइटोसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लिया था। क्रोमोसोम के बारे में तो आज पढ़ना है, इसलिए आज हम अब पहले न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, फिर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हमारी बॉडी को तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन कुछ कुछ में जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट था, उसमें खुद का न्यूक्लियस वो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें ज़्यादा काम नहीं करता न्यूक्लियस उन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से। लेकिन तब भी कुछ कुछ जरूरत किसकी पड़ती है? न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। जैसे डीएनए उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये वाले न्यूक्लियस की, है ना। इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। 1831 में करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। जो न्यूक्लियस होता है ना, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं न्यूक्लियस को? क्योंकि ये क्या करता है, पूरे सेल की जितनी भी एक्टिविटी होता है ये कोऑर्डिनेट करता है। मतलब जैसे हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग के पास जो ब्रेन होता है, वो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेट करता है, हमारी बॉडी को पूरा। और वैसे ही सेल के पास भी क्या कोऑर्डिनेट करता है? एक न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट करता है पूरा सेल को, ठीक है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियस है ओनली वन न्यूक्लियस। अब वो होता है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियस तो में तो सिर्फ एक ही वो होगा। मेजॉरिटी ऑफ सेल में तो सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, मतलब बहुत सी चीज़ों में तो एक ही न्यूक्लियस होगा। लेकिन कुछ कुछ में न्यूक्लियस नहीं होता है, और कुछ कुछ में न्यूक्लियस दो होते हैं। जैसे पैरामीशियम क्या है हमारे पास? पैरामीशियम एक बैक्टीरिया है ना, और पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। और उसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? मेमेलियन आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसी होती है ना हमारे पास, उसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? आप लोगों ने पढ़ाई होगा 11th के जो चैप्टर नहीं है हमारे पास, वो वाला फ्लूइड वाला, उसमें एक जो आरबीसी में जो न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? क्योंकि उसके पास क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन अपना पूरा स्पेस ले लेती है, इसलिए जो मेच्योर आरबीसी होती है ना, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और फिर देखो हमारे पास ओनली वन न्यूक्लियस बट सम एक्सेप्शन। कुछ में क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद। जैसे पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो होते हैं। और मेच्योर आरबीसी के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये तो हमारे पास 11th में भी है ना। और अब देखेंगे हम और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखेंगे हम, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर एनवलप। इनर एनवलप और आउटर एनवलप, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होता। वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो पोर होते हैं ना, ये पोर किस चक्कर से बनते हैं? ये पोर बनते हैं किसके? डिफ्यूजन ऑफ इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, जब इनके बीच में डिफ्यूजन होता है ना, मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम, जब ये टूटने लग जाती है ना बीच से, जब ये डिफ्यूज हो जाती है, तो इनके चक्कर से क्या बनता है? न्यूक्लियर पोर बनता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर क्यों बनते हैं? न्यूक्लियर पोर इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें बाइडायरेक्शनल एक्सचेंज होता है। बाइडायरेक्शनल एक्सचेंज, एमआरएनए अंदर जाता है और प्रोटीन बाहर आता है, और इन दो का जब एक्सचेंज होता है, इसलिए न्यूक्लियर पोर बनते हैं ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये है हमारे पास, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रेन्यूल्स लाइक, ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास। क्या? न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारे पास कैसे होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियोलस के बाहर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस करना। और आरएनए का सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो उसका क्या होगा? राइबोसोम का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ, वन ऑफ द मोर डेंस स्पेरिकल। ये कैसे होते हैं? डेंस होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंस और स्पेरिकल होते हैं, गोल गोल होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, है ना। और इसमें इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एमआरएनए, आरएनए फैक्ट्री बोलते हैं। आरएनए फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? जिस फैक्ट्री किसको बोलेंगे? जिस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ क्या बन रहा? आरएनए सबसे ज़्यादा बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री बोल रहे हैं आरएनए की, ठीक है। इफ़ आरएनए ज़्यादा होगा तो राइबोसोम ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा? जब राइबोसोम ज़्यादा होगा तो प्रोटीन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तभी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन जो आपको खुला खुला दिख रहा है ना, ये किस फेज में देखते हैं? वैसे हम डीएनए की किस फेज में वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम, डिस्कवरी करते हैं। हम डीएनए को किस फेज में, न्यूक्लियस को किस फेज में देख सकते हैं? क्योंकि इस फेज में देख सकते हैं, इंटरफेज में। और इंटरफेज कैसी होती है हमारे पास? ऐसी होती है, खुली होती है ना इंटरफेस में भी। मतलब जो क्रोमेटिन रहता है ना, वो खुला खुला पड़ा रहता है। वैसे यहाँ भी वेल पैक्ड नहीं है, ठीक है, जो क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन जो नाम दिया था ना सबसे पहले, वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमेटिन नाम, ठीक है। और क्रोमेटिन खुले खुले, और इसमें ये क्या है? ये हमारे पास है
प्रोटीन, और इन प्रोटीन के चक्कर से क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा, हाँ, प्रोटीन के चक्कर से ये सिकुड़ जाएगा और ये वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम बनाने लगेगा, ठीक है। द डीएनए कंटेंट इज नॉट एक्सटेंडेड, नॉट वेल पैक्ड और नॉट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ये नॉट एक्सटेंडेड भी और नहीं ये वेल पैक्ड है, पैक्ड नहीं है। वेल पैक्ड तब होगा जब इसमें ये बाद में इंटरफेज के बाद दूसरे फेजों में जाता, तब ये वेल पैक्ड हो जाता और ये क्रोमोसोम बनाने लगता है, ठीक है। और इसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं, क्रोमेटिन को न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए और एमआरएनए, आरएनए और डीएनए। न्यूक्लियो प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ें होती है हमारे पास, आरएनए और डीएनए, इसलिए इसको बोला न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन क्या है हमारे पास, प्रोटीन हमारे पास हिस्टोन भी हो सकता है, नॉन हिस्टोन भी हो सकता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पैकिंग में काम करता है डीएनए, क्योंकि डीएनए भाई खुद में इतना लंबा है, तो हमारी एक सेल में कैसे आएगा न्यूक्लियस डीएनए, ठीक है। इसलिए हमें हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसीलिए इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियो प्रोटीन रखा। अब देखेंगे हम इसमें जो प्रोटीन होता है वो बाहर की तरफ आता है, जबकि जो एमआरएनए होता है तो अंदर की तरफ आता है, ठीक है। और इसको इसीलिए इसको क्या बोला, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब एक चीज़ अंदर जाएगी, एक चीज़ बाहर आएगी, ठीक है। इन पोर्ट से क्या जाएगी, एक चीज़ बाहर जाएगी, बाहर क्या जाएगी, प्रोटीन जाएगी, और इधर से क्या जा रहा, एमआरएनए अंदर जा रहा। फिर इसमें इस जो ये बाहर है ना, इसके जिन दो के बीच में होता है, इंटर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बाहर की तरफ, पेरीफ्री का मतलब होता है जो बाहर की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर पोर होता है ना। इतना ही है न्यूक्लियस के बारे में, किया था हमने न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस के बाद देखेंगे हम क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो पहले क्या होता है, इंटरफेस में क्रोमेटिन रहता है। क्रोमेटिन कैसा रहता है, खुला खुला रहता है, स्टैगर्ड रहता है, मतलब खुला खुला रहता है। जबकि जो क्रोमोसोम रहता है वो वेल पैक्ड रहता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम को वेल पैक्ड करता है वो कौन से प्रोटीन करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है क्रोमोसोम को पैक्ड करने में। अब देखेंगे ईच ह्यूमन सेल कंटेन 2.2 लॉन्ग डीएनए। हर एक जो ह्यूमन बींग्स होता है ना, उनके पास कितना होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, मतलब इतना लंबा डीएनए होता है, 2.2 मीटर डीएनए। और सेल कितनी छोटी, इतनी सी होती है हमारे पास सेल, मतलब उसको हम देख भी नहीं सकते सेल को। और सेल के अंदर क्या होता है, इतना बड़ा न्यूक्लियस डीएनए पाया जाता है। और इस डीएनए को पैक करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक है। दिस डीएनए पैक मेक क्रोमोसोम वेल पैक वेन सेल डिवाइड, ठीक है। जैसे ये क्रोमेटिन है ना, इस क्रोमेटिन में क्या है, कुछ कुछ वो है, प्रोटीन है। और जब ये प्रोटीन आपस में, मतलब ये कि इसको क्या करेगी, वेल पैक्ड करेगी, तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास क्रोमोसोम बनाएगा, है ना, क्रोमोसोम बनाएगा। फिर अब देखेंगे हम क्या, पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिन होती है, और इसके जो चारों तरफ होते हैं, जो बाहर की सबसे बाहर साइड होता है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जो कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होता है काइनेटोकोर। और ये डिस्क लाइक होता है, ऐसा होता है काइनेटोकोर, डिस्क लाइक होता है ना। और इसके अंदर जो ये जुड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं क्या होता है, सेंट्रोमियर, है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और इसका नाम सेंट्रोमियर क्यों रखा, क्योंकि ये सेंटर में, और सेंट्रोमियर, और इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है उसको बोलते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। और जो हमारे पास कुछ, फिर ये हमारे पास सैटेलाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो सैटेलाइट होती है उसको बोलते हैं हमारे पास, वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सैटेलाइट को बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, किसी क्रोमोसोम में होता है, किसी में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि होता ही होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। और जो सैटेलाइट होता है ना, ये कैसा रहता है, रिच होता है थाइमिन और एडेनिन के। और इसमें क्या होता है, थाइमिन एडेनिन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम सेकेंड कंस्ट्रक्शन दे आर कॉल्ड सेट, और इसको सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास जो काइनेटोकोर थे, प्रोटीनिशियस थे। और जो ये वाला था ना काइनेटोकोर, इससे क्या जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर। अब इसके बाद हम जस्ट इसके बाद क्या से वो पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन को। तो जो सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, तो इस काइनेटोकोर को तोड़ देते हैं, और ये इसको अब अपनी साइड पोल के साइड लेके जाते हैं काइनेटोकोर को। इसीलिए जो स्पिंडल फाइबर भी इससे अटैच्ड होते हैं। और स्पिंडल फाइबर किस चीज़ में काम करते हैं, उसको डिवीजन करने में करते, ऐसे में डिवीजन में करते, और ये किस तरफ लाते, पोल की तरफ लाते, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या है, पूरा क्रोमोसोम के बारे में। अब हम क्रोमोसोम के आगे वो पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, कुछ मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में। क्रोमोसोम के टाइप किस पे पोजिशन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर होते हैं ना, उसके पोजिशन के आधार पर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे। कुछ मेटासेंट्रिक होंगे, एक्रोसेंट्रिक होंगे, सब मेटासेंट्रिक होंगे, ठीक है। मतलब जो ये सेंट्रोमियर है ना, ये बीच वाला जो सेंट्रोमियर है, इसके आधार पर ये कितने कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे ना। कुछ ये होते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल बीच ही बीच का, मतलब मेटा बीच का, ठीक है। जो बीच का होगा ना, जो जब सेंट्रोमियर का होगा बीच में होगा, एक लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये लाइन जब है, ये कैसी है, मेटासेंट्रिक है। और ये सब मेटासेंट्रिक है। ये जो ये इसमें सेंट्रोमियर है ना, ये स्लाइटली ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। किससे, इस लाइन से, ठीक है। जो मीडियम लाइन है ना, इससे थोड़ा ऊपर आ गया। और जो एक्रोसेंट्रिक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ कैसे होगी, शॉर्ट आर्म होगी, यहाँ लॉन्ग आर्म होगी। जो शॉर्ट आर्म होगी वो पी से डिनोट करेंगे हम, जबकि ये लॉन्ग आर्म होगी, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये टीलो होगी, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। जो ये टीलोसेंट्रिक होगी, इसमें हमें सिर्फ दो ही आर्म दिखेगी, ठीक है। जो ऊपर वाली आर्म होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। और ये टर्मिनल में, और ये सब टर्मिनल में, ठीक है। इतने टाइप के होते हैं हमारे पास। क्या, क्रोमोसोम की पोजीशन के आधार, क्रोमोसोम किसकी पोजीशन के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के, है ना। ये है हमारे पास पूरा क्रोमोसोम के बारे में। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर खत्म हो गया, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे सेल के बारे में हम लोगों ने आज फिनिश कंप्लीटली बता दिया। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना इसमें, तो मतलब ये कि आप कमेंट सेक्शन में या कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, और बोलना कि ये समझ नहीं आया, तो मैं आप लोगों को दोबारा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो मैं अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। और आगे भी मैं इसके बाद सेल डिवीज़न वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। तो सेल डिवीज़न के बाद मैं कुछ और चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। अभी तो मतलब ये कि दिन में एक हफ्ते में 2-3 ही वीडियोस आएंगी, ज़्यादा तो नहीं आएगी। पर हाँ, मई के बाद थोड़ी ज़्यादा वीडियोस आएंगी, और उसकी जो लेंथ होगी वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, और लाइक सब्सक्राइब करना। और तो अभी तो क्या ही बोलूँ मैं, हाँ, थोड़ी देर में आप लोगों को वो रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। सेल के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया था, सेल पढ़ लिया था, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कहते हैं ना सब लोग रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन उन्होंने कैसे सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। कब, 1665 में, ठीक है। फिर लिवेन हुक ने करी थी लिविंग सेल की डिस्कवरी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई, जो शिल्डन एंड श्वार ने दी थी। फिर उसके बाद उस थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसने किया था, वर्काउ ने करा था। रॉबर्ट वर्काउ ने जब उसका मॉडिफिकेशन करा था, उन्होंने बोला था जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल देखा है। प्रोकैरियोटिक सेल थी वो कैसी थी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता उसमें, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता। और उसके बाद नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया, जबकि यूकैरियोटिक पास क्या था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था। ये हम लोगों ने कॉमन डिफरेंसेस पढ़े थे, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने उसका एनवेलप पढ़ा, मेसोसोम पढ़ा, हम लोगों ने काइनेटोकोर पढ़ा। उन सब के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हम लोग किस में स्विच हो गए थे, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में भी हमने सबसे पहले सेल वॉल पढ़ी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने उसके बारे सीलिया फ्लैजिला उनके बारे में पढ़ा, जो किस में काम करते हैं, ये मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और ज़रूर पूछना जो भी आपके डाउट है, ठीक है। और मैं आपके डाउट को लूँगी और उस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।